बहुत-बहुत स्वागत है आपका इस प्रीलिम्स गाइडेंस 2025 के प्रोग्राम में। सबसे पहले कुछ नियम समझ लीजिए। देखिए, कल से आपके टारगेट मिलना शुरू होंगे। आज आपको यूनिट नंबर 3 का और यूनिट नंबर 5 का सिलेबस डिकोडिंग का वीडियो मिलेगा। पहले तो ये समझिए कि सिलेबस डिकोडिंग क्या है। सिलेबस डिकोडिंग मतलब ये नहीं कि कोई टॉपिक लिखा हुआ है, उसको एक्सप्लेन कर दिया, पढ़ दिया। ये सिलेबस डिकोडिंग नहीं होता है। सिलेबस डिकोडिंग का मतलब है, मान लीजिए झीलें हैं, तो झीलों से प्रश्न कैसे आए हैं, उसके बाद कितने प्रश्न बन रहे हैं, ठीक है? प्रश्नों की प्रवृत्ति कैसी है, प्रश्न किस किताब से कवर हो रहे हैं। इन प्रश्नों को पूछने का कारण कोई करंट अफेयर की घटना हुई है क्या? मान लीजिए किसी झील के पानी का रंग परिवर्तित हो जाता है, तो वहाँ पे कोई जीवाणु या विषाणु का प्रकोप होता है जिसके कारण ये घटना घटित होती है। तो ऐसे प्रश्न फिर करंट अफेयर की रेंज से आए हैं। तो इस बात का हमको ध्यान रखना है कि प्रश्न कहाँ से आ रहे हैं, किस टॉपिक में कहाँ से प्रश्न बन सकते हैं, क्योंकि जितना आप अभ्यास करेंगे, जितनी पढ़ाई करेंगे, जितना आपको अनुभव होते चलेगा, उतनी आपको रेंज समझ में आती है कि किस यूनिट में कितना वेटेज है, कहाँ से प्रश्न बनेंगे, क्या पूरा इसका दायरा रहने वाला है। सबसे पहली बात समझ लीजिएगा कि भटकाव से दूर रहिएगा, ठीक है? भटकाव से दूर रहना है, वरना प्रीलिम्स निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा, साफ बोल रही हूँ। क्योंकि यूट्यूब पर हर दिन 50 स्ट्रैटेजी के वीडियो डलते हैं और आप उसमें से 5 ज़रूर देखते हो। मतलब अपने पूरे दिन भर के 5 घंटे केवल आप स्ट्रैटेजी वीडियो देखने में वेस्ट करते हो। इन्हीं 5 घंटों में पढ़ाई कीजिए तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है। दूसरी चीज़, उनको केवल क्राउड चाहिए, उनको आपके सिलेक्शन रिजेक्शन से कोई मतलब नहीं है। वो कोई पर्सनली आपसे आकर नहीं पूछेगी कि हमारी स्ट्रैटेजी से आपका सिलेक्शन हुआ क्या? आपके लिए बेनिफिशियल था क्या? कभी आप उनसे मिलके बोल भी दो कि आपने फलाना स्ट्रैटेजी बनाई थी, वो हमारे काम में नहीं आई, तो उनका कहना रहेगा कि आपके पास अपनी बुद्धि नहीं है, आपके आपके ऊपर अप्लाई नहीं हुई तो आपने क्यों फॉलो किया उसको? उसको फॉलो नहीं करते तो गलती, अंतिम रूप से गलती आपकी ही निकलेगी, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। इसीलिए 90 दिन जो बचे बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ करो, आराम से प्री निकाल सकते हैं। हम लोग दिसंबर तक पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे, यूनिट नंबर पूरी 10 यूनिट। दिसंबर के पहले कोशिश करेंगे और फिर जैन का जितना भी समय बच रहा है, प्रैक्टिस का, अभ्यास का, पेपर लगाने का यही है। क्योंकि देखो, कोई क्रेश कोर्स जॉइन करने से, वीडियोज़ देखने से सिलेक्शन नहीं होने वाला है। वीडियो देखने के बाद उसको पचाने की और रिवीज़न करने की भी क्षमता आपके अंदर होनी चाहिए। ये चीज़ ना हो तो फिर सिलेक्शन से दूर मानिए, क्योंकि आप ये चीज़ नहीं करोगे तो बहुत सारे ऐसे बच्चे जो ये चीज़ कर रहे हैं, कंटिन्यूअसली मेंस दे रहे हैं, तो उनके प्री कभी रुकता ही नहीं है उनका। उनको बस एक करंट की बुक उठानी होती है, वो भी मेंस के टाइम पे वो करंट पढ़ते हैं। तो थोड़ा हकीकत का सामना कीजिए, असलियत में आइए कि आप किस स्थिति पर हैं। खुद को बेवकूफ़ बिल्कुल नहीं बनाना है, कोई यूनिट कमज़ोर है, बिल्कुल आप ग्रुप में मैसेज करें, मुझे बताएँ, उस पर हो सके तो हम डिस्कस करेंगे। जहाँ भी प्रॉब्लम आ रही, एकजुट होके चलना है। ऐसा नहीं रहेगा कि आपको केवल डेली टारगेट मिल गए, शाम को डिस्कशन हो गया और मेरा काम खत्म, ऐसा नहीं रहेगा। ये पूरा एक गाइडेंस प्रोग्राम है, क्योंकि आप लोगों के साथ मैं भी तैयारी कर रही हूँ, मुझे भी सिलेक्शन लेना है, तो बहुत ही टू वे कम्युनिकेशन होने वाला है, तो पेशेंस के साथ इस पूरे वीडियो को बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है? भारत का भूगोल, सबसे पहले बात आती है कि सोर्स क्या रखें, कहाँ से पढ़ें? एक बहुत अच्छी किताब है लूसेंट, ठीक है? लूसेंट आपको हर एक मेंटर सजेस्ट करेगा, इसलिए नहीं बोल रही हूँ कि मेरी लूसेंट की क्लासेस चल रही है, ये दिमाग से निकाल देना अभी। आप एमपीपीएससी के किसी भी टॉपर से पूछो, उसके बाद जो मेंटर्स हैं ना, जो कोचिंग चलाते हैं, उनसे पर्सनली पूछना, जो आपके परिचित हो, तो वो ज़रूर बोलेंगे कि लूसेंट पढ़ो। पब्लिकली बोलेंगे, नहीं बोलेंगे मुझे नहीं पता, क्योंकि एक टॉपर है एमपीपीएससी के तिवारी सर, उनका खुद एक स्टेटमेंट आया था कि लूसेंट कोचिंग वालों को चैलेंज करती है, इसीलिए वो उसे पढ़ने से मना करते। और उनका मानना था कि लूसेंट जिसने पढ़ ली उसका प्री कभी नहीं रुक सकता, इवन मेंस में भी वो काम आती। तो भारत का भूगोल है, देखिए स्थिति क्या है, 90 दिन, 90 दिन में आप मजबूर हो, आप कोई भी स्टैंडर्ड बुक को फॉलो नहीं कर सकते, मोटी-मोटी किताबें बिल्कुल नहीं पढ़ सकते, इतना समय नहीं है। कंडीशन ये है, आपके पास पहले के मेंस के नोट्स हैं, वेरी गुड। वो नोट्स से आपको भटकना नहीं है।
आपके पास कोई सिनॉप्सिस रखे हैं, बहुत बढ़िया है। आपके पास पूरा मैपिंग से बना हुआ प्रैक्टिस करने के लिए कोई बुकलेट है, आपके हैंड रिटन या फिर आपने कंपाइल किया हो, इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। लेकिन जिनके पास ये तीनों चीज़ें नहीं है, वो क्या करेंगे? और इवन जिनके पास तीनों चीज़ें हैं, वो भी ले देकर जाएँगे लूसेंट पर। लूसेंट से आप देखना भारत के भूगोल के 10 प्रश्न मैं आपको एक वीडियो लाकर बता दूंगी प्रूफ के साथ। भारत के 10 प्रश्न लूसेंट से आए हैं और मुझे बताइए आपको अभी इतनी मोटी बुक पढ़ना आपके फायदे की बात है क्या? इस मोटी बुक पढ़ने में जितना समय देंगे आप दूसरी यूनिट पर दीजिए, जो यूनिट आपकी कमजोर है, जिसमें आपके प्रश्न ज्यादा गलत होते हैं, जिसमें आपको बहुत मेहनत करने की जरूरत है। तो भारत के भूगोल में सबसे पहला मैंने बता दिया, आपके नोट्स हो, सिनॉप्सिस हो, मैपिंग की कोई बुकलेट हो, क्योंकि भूगोल को मैपिंग से समझना बहुत आसान है, बजाय उसकी थ्योरी समझने और पढ़ने से। तो 3 सोर्स बता दिए, एक फोर्थ लूसेंट जो वन स्टॉप सॉल्यूशन है हर एक यूनिट का। अब देखिए पर्वत। पर्वत लूसेंट से सीधे प्रश्न आया था, जो अवरोही और आरोही क्रम में जमाने वाला प्रश्न था, सीधे लूसेंट से था। पहाड़ियों की बात करें, पठार। नदियों का प्रश्न आप यदि लूसेंट का नदियों वाला टेबुलर फॉर्म ही पढ़ लेते हो, फॉर्मेट मात्र एक पेज का है, एक फ्रंट और एक बैक में है, एक पेज का दोनों फॉर्मेट है, उसमें से प्रश्न बन गया था। और नर्मदा के बारे में तो आप जानते थे, आसानी से एलिमिनेट कर सकते थे। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था, लेकिन जिसने लूसेंट बार बार पढ़ी होगी उसको चीजें क्लियर हो जाती, क्योंकि एक ही टॉपिक को जब आप बार बार पढ़ते हो तो उसको समझने लगते हो कि प्रश्न ऐसे बन सकता है, अच्छा ये यहाँ ट्रिकी दिया हुआ है, यहाँ हमको फंसा सकता है, यहाँ से क्वेश्चन इस तरह फ्रेम हो सकता है। ये चीजें बार बार अभ्यास करने से आएगी। उसके बाद झीलें। झीलें लूसेंट में पर्याप्त दिया है। उसके अलावा कोई स्टैंडर्ड बुक हो तो आप क्या कर सकते हो, उस बुक से जो झीलें लूसेंट में नहीं दी उसको नोट डाउन कर सकते हैं, क्योंकि ये टॉपिक बहुत छोटा है। मैं ये नहीं बोल रही कि पूरे भारत के भूगोल के लिए स्टैंडर्ड बुक फॉलो करो, लेकिन सपोज नदियां है और उन नदियों का जो टेबुलर फॉर्म दिया है उस किताब में, और कुछ नदियां आपको ऐसी लग रही जो लूसेंट में नहीं, हालांकि लूसेंट से बाहर क्वेश्चन नहीं हुआ है, कभी कभी यदि होता है तो आप एक काम करेंगे, उस किताब से नदियां क्या करेंगे, नोट डाउन कर लेंगे। उसके बाद जलवायु घटनाएं, उसमें अल्नीनो लानिना बहुत सिंपल सा प्रश्न बना था, इससे लूसेंट से कवर हो गया था। लेकिन ठीक है, अभी थोड़ा समय है, लूसेंट के साथ बस इतना करना है, जैसे कि कोई पीडीएफ आ गई हो किसी संस्थान की, है ना, या फिर कोई स्टैंडर्ड बुक ले लो, आप सबसे अच्छी कोई स्टैंडर्ड बुक तो सबके पास होगी, उसमें से ये टॉपिक देख लेने हैं, उसके सिनॉप्सिस या की टर्म्स लिख लेने हैं कि हाँ यहाँ से प्रश्न बन सकता है। दक्षिणी दोलन, पश्चिमी विक्षोभ और जलवायु परिवर्तन के परिणाम, ये सभी आपको बुक में मिल जाएंगे, या फिर पीडीएफ, और पीडीएफ केवल एक, क्योंकि देखिए 10 पीडीएफ आप रखे होगे उससे कोई मतलब नहीं है। मतलब है आपने उसको कितना पढ़ा है, अभ्यास किया है, उससे यदि कोई प्रश्न पूछ रहा है तो आपका प्रश्न सही हो रहा है क्या, आप उस सब्जेक्ट को लेकर कॉन्फिडेंट क्या है क्या, इस चीज से मतलब है। प्राकृतिक संसाधन की बात करें तो वन, उसके बाद खनिज और जल संसाधन। अब देखिए जो वन है, खनिज है, ये थोड़ा करंट अफेयर से रिलेट हो जाता है, जैसे वन स्थिति रिपोर्ट आती है, यहाँ से करंट अफेयर पूछ सकता है, कौन सा राज्य किस खनिज के उत्पादन में पहले दूसरे तीसरे स्थान पर है तो स्टैटिक जी के, बट करंट से भी ये रिलेट कर रहा है, यहाँ इस तरह फंस सकते। जल संसाधन में यदि दो राज्यों के बीच कोई नदियों संबंधी विवाद अभी मुद्दे में आया है, सुर्खियों में आया है क्या, यहाँ से प्रश्न बनेगा, तो ये करंट का भी टॉपिक हो जाता है। उसके बाद प्रमुख फसलें, ये करंट स्टैटिक के साथ करंट का टॉपिक इसलिए क्योंकि किसी फसल पर यदि कोई बीमारी आ गई, बहुत अधिक संख्या में खेतों में नुकसान हो गया, पाला पड़ गया है, कोई कीट का प्रकोप हो गया है, ठीक है। उसके बाद खाद्य सुरक्षा बहुत जरूरी है, खाद्य सुरक्षा इससे संबंधित एक अधिकार भी है। हरित क्रांति और दूसरी हरित क्रांति की रणनीतियां, इसका ऐतिहासिक महत्व है शुरुआत से लेके, इसके लिए एक पीडीएफ है, मैं आपको अटैच कर दूंगी, ठीक है। और आप लोगों के पास भी यदि कोई पीडीएफ होगी तो शेयर कीजिएगा, और उसमें से केवल एक पीडीएफ ही सेलेक्ट करना है जिसकी भाषा हमको सरल लग रही है, हमको लग रहा है कि पीडीएफ पढ़ के हमारे दिमाग में कंटेंट जा रहा है, हम इसको बार बार रिवाइज कर सकते हैं, ऐसी ही पीडीएफ को हाथ लगाना है। उसके बाद ऊर्जा के पारंपरिक और गैर पारंपरिक स्रोत, ये एज इट इज नोट्स बनाने हैं, क्योंकि ये मेंस की लाइन है, ठीक है। देखिए जो पर्वत, पठार, पहाड़ियां, नदियां, झीलें,
जलवायु घटनाएं, प्राकृतिक संसाधन, ये फसलें। ये मैं क्यों बोल रही हूँ, आप नोट्स बना लो लगे हाथ, क्योंकि ऐसे सब्जेक्ट है कि एज इट इज मेंस में 150 नंबर का जो मेंस है उसमें सारे टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे। और आपको स्टैंडर्ड बुक लेके बस 1 से 2 घंटे की मेहनत लगेगी और एक बार नोट्स बन गए तो प्री तो क्लियर होगा, आपको मेंस में दिक्कत नहीं होगी और यही नोट्स आपको बार-बार पढ़ने हैं। मैं आपको इकोनॉमिक्स के नोट्स बनाने को बिल्कुल नहीं बोलूँगी, कंप्यूटर के नोट्स बनाने को बिल्कुल नहीं बोलूँगी, ठीक है? और ना ही कोई दूसरे सब्जेक्ट जैसे हिस्ट्री के नोट्स बनाओ, ये सब बिल्कुल नहीं बोलूँगी क्योंकि उतना समय है ही नहीं। अभी देखने को 90 दिन लग रहे हैं लेकिन चलते-चलते कब 50 दिन बच जाएँगे पता नहीं चलेगा। लेकिन भारत का भूगोल ऐसा है कि बहुत सरल ईज़ी प्रश्न आते हैं और आपकी रडार में रहते हैं। तो एक किताब उठाओ, नोट्स बना लो, उसी नोट्स को बार-बार देखना है, उसमें मैपिंग इंक्लूड कर लो आप। भारत का नक्शा, एमपी का नक्शा बना के सीख के उसमें चस्पा करके वहीं पे और सारी चीज़ें उसमें लोकेट कर लो तो एक नज़र में पूरा जो है दिमाग में छप जाएगा कंटेंट, ठीक? उसके बाद भारत में प्राकृतिक खतरे, आपदाएँ और भारत में प्रमुख चक्रवात। जो मेंस का सिलेबस है उसमें यूनिट नंबर 4 है। उसमें प्रदूषण है उसके साथ ही चक्रवात, ये सारी घटनाएँ हैं। अब ये करंट का आ गया, भारत में प्रमुख चक्रवात। करंट के साथ ऐतिहासिक बहुत लंबे समय से जो भी चक्रवात आ रहे थे, सबसे पहले कौन-सा चक्रवात सूर्यों में आया जहाँ से अध्ययन शुरू हुआ, इस तरह की घटनाएँ। आपदाएँ, भूस्खलन है, बाढ़ है, सुनामी, उसके बाद प्राकृतिक खतरे जो भी हैं, उनके बारे में। जनसंख्या वृद्धि, वितरण, घनत्व और ग्रामीण नगरीय प्रवास। देखिए जनसंख्या के बारे में पहले क्या था, अलग प्रश्न बनते थे। अलग कैसे प्रश्न बनते थे, यहाँ पे अभी इन्होंने मेंशन किया है। अभी इन्होंने घनत्व पर जोर दिया है, वितरण पर जोर दिया है, वृद्धि पर जोर दिया है और ग्रामीण नगरीय प्रवास। इसके पहले साक्षरता से भी प्रतिशत बनता था। साक्षरता में किस राज्य का पहला स्थान है, उच्च स्थान पर है, कौन सबसे निम्न पायदान पर है। और उसके अलावा जो अलग-अलग राज्य हैं उनसे भी प्रश्न बनते थे। यहाँ पर इन्होंने स्पेसिफिक कर दिया तो हमको इसके साथ जाना है। घनत्व, घनत्व की डेफिनेशन से लेकर हर एक राज्य कौन-सा कम है, किसका ज़्यादा घनत्व है, सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। गाँव से नगरों की ओर प्रवास क्यों हो रहा है, क्या कारण है, इससे स्टेटमेंट वाला प्रश्न भी बन सकता है। ज़रूरी नहीं कि पहले जैसे कि सर्वाधिक साक्षरता किस राज्य की है या कितने प्रतिशत है, ये ज़माना गया अब। अभी स्टेटमेंट वाला प्रश्न सीधे बन सकता है, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। मतलब स्टेटमेंट में पूछ सकता है कि क्या कारण है कि भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में जनसंख्या कम है, ठीक है? या फिर हिमालय में जनसंख्या कम है, इधर मध्य भारत में बात करें या दक्षिण भारत में जनसंख्या का प्रतिशत थोड़ा अधिक है, या वितरण अधिक है, या उसके वितरण को कौन से कारण प्रभावित करते हैं, किस तरह से वहाँ पे वितरण होता है। ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। भारत का भूगोल मैं फिर से बता रही हूँ, एक तो हमने सोर्स पर डिस्कस किया है, सोर्स के बाद में लूसेंट पर डिस्कस किया है। आपके पास सोर्स है तब भी लूसेंट कंपलसरी है और कोई बच्चा नया है तो लूसेंट तो कंपलसरी है, उसके साथ कोई भी स्टैंडर्ड बुक लेकर वहाँ से आपको नोट डाउन करना है। मेरे पास एक 1 वाला टॉपिक है, मैं उसको भेजूँगी आपको, पूरा 1 पेज में सिनॉप्सिस बना हुआ है, मात्र 1 पेज। नक्शे के साथ, नक्शा बना हुआ है, नक्शे के साथ सारा कंटेंट है। भारत की जितनी भी वन वनस्पति आपको इस पेज में मिल जाएगी। लेकिन यहाँ तक आने के लिए आपको अभ्यास की ज़रूरत है। तो जो नया बच्चा जुड़ा है वो बिल्कुल परेशान ना हो, लूसेंट उठा लो, जैसे जो भी टॉपिक मिला है लूसेंट का देख लो, स्टैंडर्ड बुक देख लो, बुक ना हो तो पीडीएफ होगी आपके पास, बिल्कुल पीडीएफ अवेलेबल रहती है। उससे आपको नोट डाउन करना है, मतलब डिजिटली बिल्कुल नहीं पढ़ना है कि आप पीडीएफ से फ़ोन में पीडीएफ खोल के पढ़ रहे हैं, आप नोट से पढ़िए ना, नोट डाउन कीजिए। आपको एग्ज़ाम हॉल में पेन पेपर पर लिखना है, पेन से पेपर पर लिखना है, तो यही प्रैक्टिस आपको अभी अपनानी है। पहली बात सोर्स बताई थी, दूसरी बात लूसेंट जीके का इम्पोर्टेंस बताया था, ये कंपल्सरी है। तीसरी बात पीवाईक्यू, क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस आए हैं यहाँ से कवर हुए हैं। चौथी बात आपके पास घटना चक्र है तो उसकी प्रैक्टिस करना है। सपोज़ यदि मैंने आपको झीलों वाला टॉपिक दिया तो आपको क्या करना है, झीलों वाला टॉपिक रीड कर लेना है, रिवाइज कर लेना है, समझ लेना है, कुछ कंटेंट मिल रहा है तो उसको एड कर लेना है। उसके बाद में आगे ऐसा करना है कि घटना चक्र से जाके इस पेपर की प्रैक्टिस करनी है। घटना चक्र के साथ यदि लूसेंट ऑब्जेक्टिव है तो इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता है। सीधे-सीधे क्वेश्चन देखना, कभी-कभी लूसेंट ऑब्जेक्टिव से भी उठकर आते।
भारत का भूगोल उम्मीद करती हूँ समझ आ गया। इसके बाद भी कोई डाउट होगा बिल्कुल आप मुझसे बात कर सकते। और कल से हम बहुत व्यवस्थित तरीके से एक यात्रा पर निकलेंगे, जिसमें सुनिश्चित करेंगे कि हमारी एक सीट तो पक्की हो। बस जो भी कंटेंट है उस पर भरोसा करके पढ़ाई करना, आत्मविश्वास बनाए रखना। अभी शुरुआत ही है जर्नी की, तो बिल्कुल डिमोटिवेट जैसे कहीं लक्षण कहीं आने नहीं चाहिए। और अभी एक बहुत लंबा सफर तय करना है, लेकिन ये जो समय है बहुत जल्दी निकल जाता है। इसलिए याद रखिए, बहुत अच्छे से पढ़िए। ऑल द वेरी बेस्ट।